जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर आस्था आप सभी का फोरारम के इस मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कोविड के टाइम से ही ऑर्गेनाइज किया जाता आ रहा है। पहले वो हिंदी और इंग्लिश में किया जाता था, अरे मलयालम और इंग्लिश में किया जाता था, अब हिंदी में भी ऑर्गेनाइज किया जाने लगा है। आज के इस बैठक में आज के इस बैठक का टॉपिक है अप्रोच अप्रोच टू इन्फ्लामेटरी फीवर इन होम्योपैथी। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मनोज मकानी सर। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आइए सर के बारे में कुछ जान लेते हैं। सर ने अपना बीएचएमएस 2018 में कंप्लीट किया है और एमडी 2022 में, और फ्रॉम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। सर गुरुकुल होम्योपैथिक एजुकेशन विदाउट मनी के ऑर्गेनाइजर हैं। इनका ड्रीम है घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक। और पिछले सालों में सर ने लगभग 1000 फ्री मेडिकल कैंप करा चुके हैं गुजरात में 5 साल में। थैंक यू सो मच सर। आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैं वेलकम सानी सर। सर का और इस प्लेटफॉर्म का, मैडम का, सबका आभारी हूँ कि मुझे फिर से एक बार यहाँ आने का और अपना नॉलेज शेयर करने का जो प्रभु कृपा से हमें मिला है वो शेयर करने का एक अच्छा मौका और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमने अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है और काफी सारे मित्रों की तरफ से हमें ये कहा जा रहा था कि सर एक्यूट को कैसे ट्रीट करें, एक्यूट में किस तरीके का अप्रोच लें और क्या करें। तो उन सभी मित्रों को इस आज के सेशन से बहुत गाइडेंस मिलेगा, उनको अनुभव मिलेगा कि किस तरीके से हम एक्यूट्स को भी होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हैं। काफी सारे मित्र हैं जिनका कहना था कि सर हम लोग गांव देहात में हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं और हमारे यहाँ के पेशेंट हैं, उनको काम पे जाना होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमें 1 2 3 घंटा केस दें। तो उस तरीके के केसेस में भी उस तरीके के सिनारियो में हम कैसे काम कर सकते हैं, इसका पूरा ब्यौरा हम आज के इस सेशन के अंदर लेंगे। आप सभी को मालूम है कि सरल होम्योपैथी, गुरुकुल होम्योपैथी के अंदर हम सब इस तरीके की होम्योपैथी करते हैं ताकि गांव देहात और महात्मा गांधी ने कहा है कि असली भारत गांव में बसता है। तो असली भारत को जब होम्योपैथी देने की बात आती है तो काफी बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं, वहां तो होम्योपैथी नहीं हो सकती है, अवेयरनेस नहीं है। और इन्हीं सभी मुद्दों के नजर रखते हुए बोनिक हुसैन साहब के अप्रोच को लेके गुरुकुल होम्योपैथी पिछले 3 4 सालों से काम कर रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बुखार और होम्योपैथी। तो पहले तो हम आप सबसे पूछेंगे कि बुखार क्या है और बुखार क्यों होता है। एनीवन? तो जब किसी कारणवश शरीर का तापमान बढ़ जाता है और अधिकतर कारण सूजन होती है और उस सूजन के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसको हम ज्वर या बुखार कहते हैं। सूजन का कारण वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, परजीवी हो सकता है, इवन काफी बार अपनी इम्यूनिटी भी हो सकती है। जो ऑटो इम्यून हैं तकलीफें और ऑटो इम्यून तकलीफों खास करके आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, इस तरीके के तकलीफों के अंदर जब बुखार आता है तो बुखार का कारण सूजन ही होता है। हम देखें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है। उसी तरीके से वायरल आर्थराइटिस के अंदर जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है। उसी तरीके से फ्लू के अंदर या साइनोसाइटिस के अंदर या राइनाइटिस के अंदर वहां सूजन आ जाती है। उसी तरीके से निमोनिया के अंदर फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है। उसी तरीके से एंट्राइटिस अगर होता है तो वहां पे आंतों के अंदर सूजन आ जाती है। गैस्ट्राइटिस के अंदर हमारे स्टमक के अंदर सूजन आ जाती है। अगर हम बुखार को बोनिक हुसैन साहब की दृष्टि से देखें तो बुखार का ज्यादातर कारण सूजन होता है और इस सूजन का भी अलग अलग कारण हो सकता है जिसको मॉडर्न मेडिसिन के अंदर वायरल, बैक्टीरिया, परजीवी या ऑटो इम्यून या तो कई बार केमिकल भी होता है। तो
जब बुखार आता है तो उस सूजन के जो बुखार होते हैं उनको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वहां कैसा अप्रोच लेना है। और इसे हम कहते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो हनीमैन ने उसको बताया है कि वो उसको इंडिविजुअल डिसीज के अंदर हम ट्रीट करते हैं। और जब एक साथ कई लोगों को उस तरीके का बुखार आता है तो उसको एपिडेमिक डिसीज के अंदर हनीमैन कैटेगराइज करते हैं। अब बुखार हो और उस बुखार का कारण सूजन हो, चाहे वो वायरस के कारण हो, बैक्टीरिया के कारण हो, परजीवी के कारण हो या इम्यूनिटी के कारण हो, कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन सूजन क्यों आई? सूजन आई डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स के कारण। अपना वाइटल फोर्स डायनेमिकली डिरेंज हुआ और उसके कारण सूजन आ गई, और सूजन के कारण बुखार आ गया। और बैक्टीरिया, वायरस, एनीथिंग इज जस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिसीज प्रोसेस। तो वो डिसीज प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है, वो तो आखिर में आता है। बुखार आने की शुरुआत तो उसके बहुत पहले से हो जाती है। तो काफी बार हमें ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें बुखार आ जा रहा है। तो उसको मॉडर्न मेडिसिन के अंदर फीवर फ्रॉम पायरेक्सिया फ्रॉम अननोन ओरिजिन ऐसा कैटेगराइज किया जाता है। वो कुछ भी हो, हमें तो देखना है कि कैसे हम होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हैं। तो लोग, हमारे मित्रों, बुखार के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आपको साइनोसाइटिस को अलग ट्रीट करना, राइनाइटिस को अलग करना, किसी वायरस के नाम पे या बैक्टीरिया के नाम पे जो मॉडर्न मेडिसिन के तहत होता है, उसका डिसीज का नाम आता है, उसको अलग से ट्रीट करना, ऑटो इम्यून को अलग से ट्रीट करना, या तो आर्थराइटिस को अलग से ट्रीट करना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बुखार है, उस सब बुखार को हम जनरलाइज करके एक ही तरीके से देखेंगे। तो मित्रों, इतना क्लियर हुआ तो ही हम आगे बढ़े। इसमें अगर आपको कहीं कुछ डाउट्स हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो पूछें। कई बार कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर हम मॉडर्न मेडिसिन के संपर्क में रहते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी उसी प्रकार से हो जाता है। तो हम हनीमैनियन कॉन्सेप्ट को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की तरफ जाते हैं। तो किसी को अगर बुखार का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। क्लियर? अब क्या करें? बुखार आया है तो ऐसा तो है नहीं कि दो तीन चार मेडिसिन अपने पास फिक्स हैं कि उसके मुताबिक बुखार में हर बार वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देना है। इस तरीके से हम तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मास्टर ने हमें कहा है कि एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल है तो उसको कैसे इंडिविजुअलाइज्ड करें? तो बुखार के दौरान वो, उसको ठंड ज्यादा लग रही है कि गर्मी ज्यादा हो रही है, मतलब पैशन चिली है या हॉट है, बुखार के साथ क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है, पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है, नींद कैसी आती है, सपने आते हैं कि नहीं आते हैं, भूख कैसी लगती है, कम लगती है, ज्यादा लगती है, और फिर सूजन कहाँ पे है, साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, एंट्राइटिस है, यूटीआई है, न्यूमोनिया है, किस स्थान पे है, वो लोकेटेड टू लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, और जिस स्थान पे है उस स्थान के स्फीयर ऑफ एक्शन ज्यादा वाली जो मेडिसिन है वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें लक्षण मिलते हैं। केस रिसीविंग में हमें तकरीबन इतने लक्षण तो जानने हैं। जनरल प्रैक्टिस के दौरान भी हम जानते हैं कि कब से बुखार आ रहा है, साथ में क्या होता है, भूख कैसी लगती है, प्यास कैसी लगती है। इसके साथ साथ हम पल्स के सिम्टम भी ऐड कर सकते हैं, टंग के सिम्टम भी ऐड कर सकते हैं। वो अब आपके ऊपर है कि आप कितना अपना नॉलेज बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम तो सिर्फ आपको एक मार्ग बता सकते हैं, मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उस मार्ग पे चलना वो तो आपको ही है। उस मार्ग पे आप चलते हैं, रेंगते हैं, दौड़ते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर है। इतना क्लियर हुआ केस चेकिंग में क्या क्या पूछना है? उसके सिवा ओढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, प्यास कैसी लगती है, कम लगती है या अधिक लगती है, कौन सा भाग प्रभावित है, दायां या बायां,
तकलीफ कैसे शुरू हुई है, अचानक से शुरू हो गई या धीरे धीरे शुरू हुई, मतलब सडन ऑनसेट है या ग्रेजुअल ऑनसेट है, स्त्राव कैसा है, कहीं भी इंफ्लामेशन आएगा तो उसके साथ स्त्राव होगा, नाक में से स्त्राव होना, बलगम निकलना, यूरिन का स्त्राव, टॉयलेट का स्त्राव। अगर स्त्राव है तो वो कैसा है, सूखा है, हरा है, सफेद है, पीला है, अधिक स्त्राव है या कम स्त्राव है। जीभ कैसी है, जीभ के ऊपर सूजन है नहीं है, जीभ का रंग कैसा है, क्रैक्स हैं, फीसर्स हैं नहीं है, इम्प्रिंट ऑफ टीथ है, क्या है, साथ में और क्या क्या तकलीफ है, दर्द है, कैसा दर्द है, टूट रहा है, चुभ रहा है, जलन हो रही है, भारीपन लग रहा है, और इन्हीं आधार पर हम दवाई को निश्चित करेंगे। तो इंफ्लामेटरी फीवर्स के अंदर, ज्वर के अंदर, बुखार के अंदर केस रिसीविंग कैसे करना है वो शायद आप सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर और नॉट? एनीवन? किसी को कुछ डाउट? एक ही घंटे के अंदर हमें आपको बुखार के बारे में भी बताना है, कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताना है, केस रिसीविंग के बारे में भी बताना है, मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे टोटालिटी बनाना है वो भी बताना है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो भी सिखाना है, और फिर कुछ केसेस भी बताने हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आज ये 1 घंटे का व्याख्यान भरने के बाद जितने भी लोग हैं वो ज्वर के केसेस में कॉन्फिडेंटली होम्योपैथी दे पाए। इलाज कैसे करें? तो कोई भी एक दवाई निश्चित करें और उस दवाई के 30 पोटेंसी से शुरू करें, फिर आवश्यकता अनुसार 200, 1M, 10M, 12, 6, 3 कोई भी पोटेंसी दे सकते हैं। दवा के बाद भूख, प्यास, वजन, पेशाब, नींद आदि में सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपना दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे और पेशेंट का बुखार तुरंत उतर जाएगा। ज्यादातर पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन से प्रभावित होते हैं, उनको मॉडर्न मेडिसिन के बारे में मालूम होता है, होम्योपैथी के बारे में मालूम नहीं होता है, तो वो कौन बताएगा उनको, वो किसकी फर्ज में आता है? तो धीरे धीरे सूजन कम होगी और जैसे सूजन कम होगी बुखार आना बंद हो जाएगा, और हमारा जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो कैसा हो जाएगा, एज इट इज टर्म्ड, मतलब बुखार से पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे। एपोरिज्म 1 के अंदर मास्टर हनीमैन क्या बताते हैं? मास्टर हनीमैन बताते हैं कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। तो एज इट इज टर्म तुरंत तो नहीं हो जाएगा, एज इट इज टर्म्ड होने में थोड़ा वक्त लगता है। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी स्लो है, ऐसा नहीं है। अगर डिसीज एक्यूट है तो उसको आराम होना कुछ ही घंटों के अंदर शुरू हो सकता है और ज्यादातर शुरू होना देखा जा सकता है। लेकिन हमारे जो मरीज होते हैं वो ज्यादातर मॉडर्न मेडिसिन से एजुकेटेड हैं, होम्योपैथी से एजुकेटेड नहीं है। तो जैसे मॉडर्न मेडिसिन की कुछ दवाएं हैं जो ज्वर कम कर देती हैं, तो पेशेंट को ऐसा ही होता है कि हम जैसे दवाई खाएं ज्वर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही दवाई खाएंगे सूजन कम होती जाएगी, वाइटल फोर्स स्टिमुलेट होगा, पहले पेशेंट का भूख, प्यास, नींद, चैन, एनर्जी लेवल इसमें सुधार आएगा, सूजन कम होती जाएगी और कुछ ही घंटों या कुछ ही दिन के अंदर पेशेंट को बुखार आना परमानेंटली बंद हो जाएगा। मतलब ये जो बुखार का एपिसोड था वो चला गया और पेशेंट का जो बुखार 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन या 10 दिन चलने वाला था, बुखार के बाद जो पोस्ट बुखार की तकलीफें रहती है, ज्यादातर वीकनेसेस रह जाती हैं, आर्थराइटिस रह जाता है, एनोरेक्सिया रह जाता है, तो वो तो 15-15, 20-20 दिन, 2-2 महीने तक चलता है। लेकिन अगर हम सिमिलीमम से ट्रीट करेंगे तो विद इन 2-3 डेज बुखार एकदम हट जाएगा और पेशेंट पहले जैसा हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो हमें पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि हम पूरा का पूरा टाइम पीरियड आपको पहले जैसा होने का बता रहे हैं, आपको अच्छा होना आज से ही शुरू हो जाएगा। हाँ, आप साथ साथ में कई बार बायोकेमिक मेडिसिन, मदर टिंचर, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पोटेंसी हमें सिमिलीमम हमें
केवल और केवल एक ही देना है और वो टोटालिटी के मुताबिक देना है। कई बार ऐसा होगा कि बुखार को अगर सप्रेस किया गया है या तो पार्शियल सिमिलिमम मेडिसिन हमें मिली है, तो कुछ घंटों के बाद या एक आध दिन के बाद उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, सिम्टोमेटोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो उसके मुताबिक हमें दवाई भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ एक दवाई दिया और हर पेशेंट अच्छा हो गया। क्लियर? इतना समझ आ गया? तो अब हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं कि जिस चार्ट को हम लेके बहुत अच्छे से बुखार के केसेस के अंदर, एपिडेमिक केसेस के अंदर, या तो इंडिविजुअल केसेस हैं, स्पोरेडिक केसेस हैं, किसी भी प्रकार के केसेस हैं, उन सारे केसेस के अंदर हम उस चार्ट के मुताबिक आगे काम कर सकते हैं। तो सबको उस चार्ट में कौन से सिम्टम होंगे, तो वो तो हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से सिम्टम होंगे। बस उन्हीं सिम्टम को उन्हीं सिम्टम्स को हम कंसीडर करेंगे और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने चार्ट है, विजिबल है सबको? यस और नो? स्क्रीन पे जी चार्ट सर, विजिबल हो विजिबल रहा है। है? हो रहा है ना? तो सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो हम बाद में शेयर भी कर देंगे आपको। और इसी के मुताबिक हम ज्वर के केसेस के अंदर बहुत अच्छे से, तो चार्ट के अंदर कौन कौन से सिम्टम मेंशन किए हुए हैं। तो पहला सिम्टम है कवर, मतलब हमारे पास पेशेंट बुखार लेके या ज्वर लेके आते हैं तो उनको हमें पूछना है कि ओढ़ना कैसे लेते हैं, ओढ़ने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। दूसरा है थर्स्ट, प्यास कैसी लगती है। तीसरा है साइड, कौन सा साइड अफेक्टेड हुआ है। चौथा है सेंसेशन, कौन सा सेंसेशन आ रहा है, क्या हो रहा है। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, सूखा सूखा लग रहा है, ऐसे कुछ भी जो भी बोलेंगे वो सेंसेशन। उसके बाद टंग, कैसी टंग है, स्ट्रॉबेरी टंग है, क्लीन टंग है, कोटेड टंग है, व्हाइट कोटेड है, येलो कोटेड है, कैसी टंग है। उसके बाद ऑनसेट, कैसा ऑनसेट है, डॉक्टर साहब सडनली कुछ नहीं था, कल रात को सोया और रात को सडनली बुखार आ गया, तो सडन है या ग्रेजुएट है। धीरे धीरे पहले बदन दर्द शुरू हुआ, उसके बाद धीरे 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 बुखार आने लगा, तो ऑनसेट कैसा है। उसके बाद डिस्चार्ज कैसा है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके साथ कॉन्कोमिटेंट हमें क्या मिलेगा। इतने सिम्टम हैं, इनमें से कोई भी 3 या 4 सिम्टम हमें मिले तो सामने जो भी दवाई लिखा है वो दवाई हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? बहुत ही बेसिक है। हम आपके साथ कुछ ही मेडिसिन शेयर कर रहे हैं। आप जैसे जैसे अपना नॉलेज बढ़ता जाए इन मेडिसिन के अंदर इजाफा कर सकते हैं। आपके साथ हम कुछ ही 6-7 सिम्टम ही शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाए आप सिम्टम्स भी बढ़ा सकते हैं। और नॉलेज बढ़ाने के लिए गुरुकुल होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारी इन मेडिसिन का तकरीबन 90 मेडिसिन के वीडियो मिल जाएंगे जो हिंदी में ही हैं। तो वैसे आप धीरे 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 अपना काम शुरू कर सकते हैं। 1-2 साल लगते हैं और उसमें आप बहुत अच्छे से होम्योपैथी सीख जाते हैं और हर तरीके के केसेस के अंदर हम होम्योपैथी से अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो पहले हमें मिलता है, पहला मेडिसिन हम देखें तो कवर डिजायर, थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी, बोथ साइड अफेक्टेड, बर्निंग, क्लीन टंग, ग्रेजुअल ऑनसेट,
ग्रीन एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज और रेस्टलेसनेस देखने को मिले तो हम वहां पे आर्सेनिकाल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये सब सिम्टम मिलने ही चाहिए। जब हम टोटालिटी फॉर्मेशन करते हैं तो इनमें से तकरीबन कोई भी 3 या 4 सिम्टम मिले तो हम वहां पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके पास पेशेंट आया, डॉक्टर साहब गले में बहुत जलन हो रही है, धीरे धीरे 2 दिन से शुरू हुआ है, डॉक्टर साहब मेरे को ये कैंसर तो नहीं हो गया होगा, देखिए ना आप, मेरे को है ना थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना पड़ता है। इतना पेशेंट आपको बोलेगा, विद इन 30 सेकंड आप सीधा उसको आर्सेनिकाल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, होम्योपैथी कुछ बहुत ऐसा रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ है जो हम न कर पाए? इसमें ऐसा क्या केस टेकिंग है जिसमें आपको बहुत समय लगे? उसी तरीके से पेशेंट आपको बोले कवर डिजायर है, थर्स्टी है, राइट साइडेड अफेक्शन ज्यादा है, थ्रॉबिंग टाइप, हीट टाइप का सेंसेशन मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है, सडन ऑनसेट है, स्केंटी और हॉट डिस्चार्ज है और साइड बाय साइड रोल हो रहा है, और अगर आप एग्जामिन करें तो प्यूपिल डायलेटेड भी देखने को मिलते हैं तो हम बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ है इसमें? पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब कुछ नहीं था, देखिए ना गले में एकदम गला चौक हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, और वो आपके सामने गले का मूवमेंट कर रहा है, डॉक्टर साहब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। आपने उसका जीभ देखा तो एकदम लाल लाल स्ट्रॉबेरी के जैसा जीभ है, कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब? राइट साइड से शुरू हुआ, कुछ नहीं था, कल शाम को तो मैं दोस्तों के साथ घूमने गया था और उसके बाद सडनली रात से ये तकलीफ शुरू हो गई। सीधा बेलाडोना का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है और कुछ पूछने का जरूरत रहता है? बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? एनीवन? जी सर, आपकी आवाज ओके आ रही है। ओके। अब 2 मेडिसिन में हमें कवर डिजायर देखने को मिला, अब कवर एवर्जन देखने को मिले, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी देखने को मिले, राइट साइड अफेक्शन ज्यादा हो, ड्राइनेस हो, कोटेड टंग देखने को मिले, ग्रेजुअल ऑनसेट हो और स्लाइट मोशन एग्रावेशन देखने को मिले तो वहां पे हम ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर साहब खांसी आ रही है, सूखी खांसी है, खांसता हूं तो भी दर्द होता है, उह करके पेशेंट ने राइट साइड का चेस्ट पकड़ लिया तो सीधा ब्रायोनिया का प्रिस्क्रिप्शन आ गया है। कुछ होम्योपैथी जो आप न कर पाए, 5.5 साल पढ़ने के बाद हम इतना होम्योपैथी नहीं कर सकते, इतने 4 सिम्टम हम पेशेंट से नहीं पूछ सकते। ये तो ऐसे सिम्टम हैं जो कितना भी अनएजुकेटेड पेशेंट हो वो आराम से बता सकते हैं, और गांव देहात में भी हमें ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से कवर डिजायर, थसलेस, बोथ साइड अफेक्टेड, हैवीनेस देखने को मिले, कोटेड टंग हो, ग्रेजुअल ऑनसेट मिले, वाटरी डिस्चार्ज हो और नेवर वेल सिंस लास्ट इलनेस। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम मेरे को माता निकली थी ना, उसके बाद से मैं अच्छा नहीं हुआ हूँ, मेरे को बुखार आया था उसके बाद से बार बार बुखार आ रहा है, ऐसा देखने को मिले, डल डिजी ड्राउजी ऐसा सिम्टम देखने को मिले तो वहां पे हम जलसेमियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरीके से कवर एवर्जन देखने को मिले, थर्स्टी हो, राइट साइडेड अफेक्शन हो, बर्निंग मिले, ड्राई रेड थिन व्हाइट कोटेड टंग, सडन ऑनसेट ब्लीडिंग और फ्रोधी डिस्चार्ज हो और रबिंग एबिलोरेशन देखने को मिले तो वहां पे हम फॉस्फोरस सोच सकते हैं। उसी तरीके से कवर डिजायर, थसलेस, राइट साइडेड अफेक्शन, पल्सेटिंग पेन, येलो कोटेड टंग, सडन ऑनसेट, थिक ब्लेंड ग्रीन डिस्चार्ज और उसको सर को ऊपर ही रखना पड़े, वांट्स हेड हाई और चेंजिबिलिटी ऑफ सिम्टम ऐसा देखने को मिले तो वहां पे हम पल्सेटिला सोच सकते हैं। उसी तरीके से कवर डिजायर, थसलेस, लेफ्ट साइडेड अफेक्शन देखने को मिले, हैवीनेस, व्हाइट कोटेड टंग, सडन ऑनसेट एंड ग्रीनिश थिक डिस्चार्ज देखने को मिले, इजीली फेंटिंग, डॉक्टर साहब इतनी इतनी तकलीफ है मैं तो बेहोश हो जाती हूँ तो वहां पे हम सेपिया सोच सकते हैं। क्लियर हो रहा है? होम्योपैथी बहुत इजी है, बहुत इजी। उसी तरीके से कवर एवर्जन, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड अफेक्शन, थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन, अब राइट साइड अफेक्शन और थ्रॉबिंग पेन मिले तो बेलाडोना सोचते हैं, लेफ्ट साइड अफेक्शन और थ्रॉबिंग पेन देखने को मिले तो चाइना सोचा जाता है। डर्टी कोटेड टंग,
ग्रेजुअल ऑनसेट, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। अब आप कहेंगे कि अफेक्शन देखने को नहीं मिलता है, पेशेंट बोल रहे हैं कि मेरे को लेफ्ट या राइट क्लियर नहीं है, लेकिन थ्रॉबिंग पेन है और सडन ऑनसेट देखने को मिले तो बेलाडोना, थ्रॉबिंग पेन और ग्रेजुअल ऑनसेट देखने को मिले तो वहां पे हम चाइना सोच सकते हैं। और मैनी मेडिसिन दे, अगर टेकन मैनी में ड्रग्स, बहुत सारी दवाइयां लेने के बाद हमारे पास पेशेंट आता है, चाहे वो दवाइयां होम्योपैथी हो सकती हैं, आयुर्वेदिक हो सकती हैं, मॉडर्न मेडिसिन की हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, लेकिन जब बहुत सारी दवाइयां लेके ऐसे केसेस हमारे पास आए हों तो वहां पे हम चाइना मतलब कि सिंकोना बार्क सोच सकते हैं। उसी तरीके से कवर एवर्जन देखने को मिले, थसलेस हो, लेफ्ट साइडेड अफेक्शन, लूजनेस सेंसेशन मिले, येलो कोटेड टंग, ग्रेजुअल ऑनसेट, एक्रीड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज एंड मच सलाइवा विथ बैक पेन, एनी कंप्लेन विथ बैक पेन। डॉक्टर साहब इतना कमर में दर्द हो रहा है बुखार के साथ, बात जाने दीजिए, तो हम कालिका सोच सकते हैं। उसी तरीके से कवर एवर्जन, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड अफेक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग, इम्प्रिंट ऑफ टीथ टंग के ऊपर देखने को मिले, सडन ऑनसेट हो, ऑफेंसिव एक्रीड ब्लीडिंग डिस्चार्ज, स्लीप एग्रावेशन, आफ्टर स्लीप एग्रावेशन देखने को मिले तो वहां पे हम लेकेसिस सोच सकते हैं। उसी तरीके से कवर एवर्जन, थसलेस, राइट साइडेड अफेक्शन, ड्राइनेस, क्रैक्ड एंड स्वॉलन टंग, ग्रेजुअल ऑनसेट, ड्राइनेस, वन लिम्ब हॉट अनदर लिम्ब कोल्ड, हाफ ओपन आइज ड्यूरिंग स्लीप, ऐसा अगर ऑब्जर्वेशनल सिम्टम मिले तो वहां पे हम लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। उसी तरीके से कवर डिजायर, थर्स्टी, बोथ साइडेड अफेक्शन, ड्राइनेस, मिल्की व्हाइट कोटेड टंग, सडन ऑनसेट, ऑफेंसिव ग्रीन थिक डिस्चार्ज, चेंजेबिलिटी एंड वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फेल, मतलब दवाई दिया लेकिन उतना असर देखने को नहीं मिला तो उस टाइम पे हम ट्यूबरकुलाइनम भी सोच सकते हैं, लेकिन दूसरे इंडिकेशन मिलने चाहिए। उसी तरीके से चाइना भी जब वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फेल हुआ, मतलब 2-3 दवाइयां ले चुका, तो वहां पे भी हम चाइना भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन वहां अगर 1-2 मेडिसिन चेंज कर लिए फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वहां पे हम चाइना, नक्सवामिका और ट्यूबरकुलाइनम का एक इंडिकेशन हमें मिल गया कि टेकन टू मेनी ड्रग्स और वेल सिलेक्ट मेडिसिन फेल्स, मतलब अब के प्रिस्क्रिप्शन में इन तीनों में से जो सबसे सिमिलिमम हो वो ड्रग प्रिस्क्राइब होगी। क्लियर? उसी तरीके से कवर एवर्जन, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड अफेक्शन, बर्निंग, व्हाइट कोटेड, रेड टिप एंड बॉर्डर, ग्रेजुअल ऑनसेट, ऑफेंसिव प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स, चौथा मेडिसिन है सल्फर, तब हम सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कवर डिजायर, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड अफेक्शन, ओवर सेंसिटिवनेस, हाफ क्लीन टंग, हाफ कोटेड, सडन ऑनसेट, एक्रिड डिस्चार्ज, इनअफेक्चुअल अर्जिंग, थोड़ी थोड़ी देर में डिस्चार्ज आता है, बेटर बाय शॉर्ट स्लीप, ऐसा वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फेल्स और टेकन टू मेनी मेडिसिन, तब हम नक्सवामिका सोच सकते हैं। कवर एवर्जन, थर्स्टी, बोथ साइडेड अफेक्शन, कोल्डनेस, ब्लूइश टंग, सडन ऑनसेट, स्कैंटी डिस्चार्ज, कोल्ड स्वेट ऑन फॉरहेड, ऐसे सिम्टम देखने को मिले तब हम कैम्फोरा सोच सकते हैं। और भी काफी मेडिसिन हैं, इपेटोरियम परफोलिएटम है, रस्टॉक्स है, कैमोमिला है, सीना है, मैगफॉस है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो फीवर के केसेस में इंडिकेटेड हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे आप स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों इतने चार्ट के ऊपर से इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। याद रखिए हर बार हर सिम्टम मिलना जरूरी नहीं है, नेगेटिव मैचिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें तो लिखा है कि ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब करने के लिए कवर एवर्जन मिलना चाहिए, लेकिन पेशेंट में तो कवर डिजायर मिल रहा है या तो कवर का कोई सिम्टम नहीं मिल रहा है। सारे सिम्टम में से जो 3 या 4 सिम्टम एकदम क्लियर मिले, हम कॉन्फिडेंट हो, वो 4 सिम्टम जो भी मेडिसिन कवर करती हो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। पोटेंसी इजी है,
30 के अंदर हर हावरली, हाफ हावरली, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे या एक खुराक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। 2-3 घंटे में फर्क नहीं है तो 200 या 1 की तरफ भी जा सकते हैं। और ऐसे अगर फर्क नहीं पड़ा तो दूसरा मेडिसिन चेंज किया, उससे भी नहीं पड़ा तो अब ट्यूबरकुलाइनम, सल्फर, नक्सवोमिका और चाइना, इन चारों में से देख के जो इंडिकेटेड है वो दिया। इस तरीके से 2 या 3 दिन के अंदर ज्यादातर फीवर के केसेस बहुत अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। हाँ, साथ में आपको मदर टिंचर अगर प्रिस्क्राइब करने हैं सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे तो मदर टिंचर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बायोकेमिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। बायोकेमिक में अगर पेशेंट पेन के साथ ज्यादा आते हैं तो हम मैकफॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है तो हम फेरमफॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उस तरीके से कैलकेरिया फोस है, कैलकेरिया फ्लोर है। अगर एनोरेक्सिया का कंप्लेन कर रहे हैं तो नेट्रमफॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और मदर टिंचर में अगर रेस्पिरेटरी की कंप्लेन है तो जस्टिसिया या एस्पिडोस्पर्मा। अगर पेट का तकलीफ है तो वहां पे रोबिनिया, चैलिडोनियम, इस प्रकार के मदर टिंचर। अगर आर्थराइटिस या आर्थराइल्जिया का कंप्लेन है तो वहां पे ब्रायोनिया या रस्टॉक्स, इस तरीके के मदर टिंचर। अगर कहीं से ब्लीडिंग मिल रहा है तो हेमामेलिस हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग काफी सारे मदर टिंचर का हम प्रयोग कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि हर बार दे ही देना है। उस तरीके से बुखार के लिए भी आप कुछ मदर टिंचर्स का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस चार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो कहिए। हमने आपको एक रास्ता दिखाया है कि हम कैसे काम करते हैं और उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं और आप सबको बुखार यानी कि ज्वर ट्रीट करना आ गया है। रेडी? तो अब आपके लिए कुछ केसेस आपने तो सीख लिया है, तो अब केसेस देख के आप प्रिस्क्राइब कीजिए। ओके, वेरी गुड। तो चलिए ये आपके सामने केस पहला। 22 year of the male, complain of throat pain with weakness since 2 days, fever on and off, thirst for small quantity at short interval, burning pain at throat. वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कहता है होम्योपैथी के लिए 1.5-2 घंटा लगेगा और होम्योपैथी बहुत मुश्किल है? आधे घंटे के व्याख्यान के अंदर तो सारे डॉक्टर एक ही मेडिसिन पे आ गए। कौन कहता है कि हर होम्योपैथिक डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं? आप सब आर्सेनिक पे ही आ गए। सबको दिख रही है आर्सेनिक? आर्सेनिक ही प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, आप सब बोल रहे हैं तो आर्सेनिक आल्ब 200 बीडी में प्रिस्क्राइब कर दिया गया और 3 दिन के अंदर कोई फीवर नहीं आया और पेशेंट एकदम अच्छा हो गया नेक्स्ट डे से ही। आर्सेनिक में किसी को कोई प्रश्न? तो ये आपके सामने केस दूसरा। 30 year of the female, complain of fever with chill since 6 days, gradual onset, thirstless, cover desire, watery discharge from nose and weakness. सोचिए सोचिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और डॉक्टर्स, माइंड को ट्रेन करना है उस तरीके से सोचने के लिए। जलसेमियम दिया गया, जलसेमियम 200 TDS, पेशेंट फील्स मच बेटर,
तीसरे दिन को उसने आके बोल दिया डॉक्टर साहब अच्छा हो गया है, अब हमें दवाई का कोई जरूरत नहीं। दिख गया सबको जलसेमियम दिख रहा है फिर से? ग्रेजुअल ऑनसेट, थर्स्टलेस है, वाटरी डिस्चार्ज, वीकनेस एंड कवर डिजायर। केस 3, 42 year of the male, complain fever with dry cough, bilateral consolidation, more right side, thirsty, large quantity of thirst and cover aversion. क्या बात है, सारे डॉक्टर सीख के यार। तो घर घर होम्योपैथी जरूर हो जाएगा। आप सब अगर इतना स्पीड में सीखेंगे तो जरूर हम हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी तक पहुंच पाएंगे। तब ब्रायोनिया बोल रहे हैं तो हम भी कॉन्फिडेंट थे। ब्रायोनिया 1M का एक ही खुराक दिए और पेशेंट फील्स बेटर, नो फीवर, कफ डिक्रीज, एपेटाइट इंप्रूव्ड। क्लियर? सबको दिख गई ना ब्रायोनिया? केस 4, 50 year of the female, complain of fever with chills since 5 days, diarrhea, ineffectual urging, pain in abdomen, cutting pain, small stool with mucus, cover desire and thirsty. Anyone? बोलिए बोलिए, दिमाग को कसिए, ये दिमाग का कसरत है, पजल है, ये होम्योपैथी नहीं है, पजल है। हमको आपका तो पता नहीं, हमारे यहाँ कच्छ मित्र, संदेश ऐसे अखबार आते हैं ना, उसके अंदर आडी चावी उभी चावी आती है। इनअफेक्चुअल डिजायर, कवर इनअफेक्चुअल अर्जिंग, कवर डिजायर, थर्स्टी, pain in abdomen. Very good. Naxwamika. Naxwamika 200, 2 hourly, pain relieved, no fever after second day, stool normal from second day. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बुखार उतारने को ही दवाई देते हैं। इन्फ्लामेटरी फीवर, तो इन्फ्लामेशन भी नॉर्मल होना चाहिए और पेशेंट एज इट इज टर्म्ड, पहले जैसे थे वैसे होने चाहिए। बुखार भी अच्छा होना चाहिए, पेन भी नहीं होना चाहिए, टूल, यूरिन सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए, तभी हम उसको रैशनल क्योर बोल सकते हैं ना, तभी वो हनीमैन की दृष्टि में होम्योपैथी है। केस 5, 52 year of the male, complain of fever with chills in 7 day, difficulty in breathing, weakness, blood in sputum since 3 day, cover aversion, thirsty for cold water. वेरी गुड, वेरी गुड। काफी सारे डॉक्टर बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। वेरी गुड, सारे डॉक्टर फॉस्फोरस पे आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया हो गया। फॉस्फोरस 200, 1 डोज स्टेट, पेशेंट फील्स बेटर, नो ब्लड सिंस नेक्स्ट मॉर्निंग, एनर्जी बेटर। क्लियर? नेक्स्ट, 52 year of the female, complain of cough and breathlessness, excessive sputum since 7 day, fever on and off, yellow coated tongue, much saliva dribbling during sleep, pain in limb and back. डिस्चार्ज प्रोफ्यूज है और लिम्ब का पेन है और साथ में ब्रेथलेसनेस एंड कफ भी है, येलो कोटेड टंग भी है। कालिकाब, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। कालिकाब 200, 2 hourly, पेशेंट फील्स बेटर, वीकनेस डिक्रीज, बहुत अच्छा हो गया।
इससे अच्छा क्या चाहिए कहिए? इससे फास्ट कुछ हो सकता है क्या? नेक्स्ट, 25 year of the male complain of fever with chills, internal chilliness, wanting goddu thick covering in this summer, thirstlessness and pulsating pain. Cover desire, thirstlessness, pulsating pain. Very good. Pulse. Pulsatilla 200 TDS. Better, but again high grade fever. So potency बढ़ाया गया. Pulsatilla 1 m किया गया. Next day better. No fever, no pain, nothing. Patient बहुत अच्छे थे. Clear? Next. 30 year of male, complain of fever since yesterday, difficulty in breathing, weakness, pain that rolls in the bed, red tongue, thirsty and cover aversion. पेशेंट को इतना बुखार था, इतना दर्द हो रहा था कि वो बेड के अंदर रोल कर रहा है. वेरी गुड. बेलाडोना 1 m TDS, breathing better, energy improved, fever decrease in intensity. After 3 days, patient better, no fever, nothing. Next. Same way, system-wise questions can be asked. In the same way, preventive medicine can also be given on the basis of symptom totality. हमें एपिडेमिक के दौरान हर बार पूछा जाता है कि कैसे दवाई दें, क्या करें, कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन दे. तो प्रिवेंटिव मेडिसिन भी इसी तरीके से पेशेंट का केस टेकिंग करके जो भी मेडिसिन सिमिलिमम आती हो, वो मेडिसिन अगर उस पेशेंट को प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा रहेगा और ज्यादातर उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, ताकि वो पेशेंट बीमार ना पड़े और बीमार पड़े तो जल्दी से ठीक हो जाए. तो ये हमारा अनुभव था इन्फ्लेमेटरी फीवर्स के बारे में, जो हम आपके साथ बांटना चाह रहे थे. हम सानी सर और IFPH के पूरे प्लेटफॉर्म के आभारी हैं जो हमें मौका दिया. आप हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, हमारे फोन नंबर भी दिए हुए हैं. और गुरुकुल होम्योपैथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन विदाउट मनी प्रोवाइड करता है. हमारे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसमें आपको अपनी जिंदगी के 2 घंटे हर रोज निकाल के व्याख्यान देख के होमवर्क करना होता है. और ऑफलाइन कोर्सेज हैं जहां पे तकरीबन हर रोज आपको एक गांव के अंदर प्रैक्टिस के लिए जाना होता है. वहां गांव के लोगों को निशुल्क होम्योपैथी शिविर के अंदर ट्रीटमेंट देना होता है, और कैसे ट्रीटमेंट देना है, क्या करना है, उसका पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है. पूरी ट्रेनिंग के बाद आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल काम करना होता है. तो इस तरीके से अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं. हमारी कोई फीस नहीं है. हाँ, फीस है, आपको अपना कीमती वक्त देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप होम्योपैथी कर पाएंगे. किसी को कोई डाउट हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. हमारे पास आज 15 मिनट का समय बचा है. गुजरात कच्छ रीजन, हमारा ऑफलाइन कार्य गुजरात के कच्छ रीजन में है. आज हम फील्ड में हैं, गांव में से ही आए हुए हैं. सो PPT भी हमारे एक मित्र ने बना के दिया है और मोबाइल में से ही हम आपके साथ जुड़े हुए हैं. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. हमारा संपर्क कीजिए, संपर्क नंबर है आपके पास. कैसे ऑफलाइन जुड़ना है हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे. थैंक यू डॉक्टर मनोज मकानी जी. वेरी थैंक यू नाइस, सर. excellent session. Acute disease fever. मेरा अपना मत है कि fever is a not disease. Fever is a vitality energy.
इंटरनल वीकनेस एंड फीवर वाइटलिटी एनर्जी। उस एनर्जी में हमारा वाइटल फोर्स अंदर की बीमारी को मार देता है। और हम दवाई जब देते हैं, चाहे आर्सेनिक हो या बेला देना हो, सिम्टम जो भी मिले, तो उसके आधार पर वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग करके फीवर अपना सब्साइड कर लेता। आपका इस पर क्या विचार है वो आप? जी सर, जब भी किसी कारणवश वाइटल फोर्स डिरेंज होता है हाँ, तो वो उसके कारण भी बहुत हैं। डिसीज इज जस्ट एंड प्रोडक्ट। डिसीज के पहले उसकी सॉइल तैयार हो जाती है ड्यू टू मयाजम, और वो सॉइल तैयार करने के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। उसके अंदर काफी एक कारण है अनएथिकल काम। अभी के हम देखेंगे कि हेल्थ साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है, हम इतने बैक्टीरिया वायरस सभी को पकड़ लेते हैं, फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और हम वीक होते जा रहे हैं। उसका कारण है कि जब मोरालिटी के बेस के ऊपर जब हम करप्ट होते हैं तो वो डिसीज के लिए सॉइल पैदा करता है, और वो डिसीज के लिए सॉइल पैदा करता है और बीज हमारे अंदर जेनेटिक्स के अंदर बोए हुए होते हैं, और जब उसके ऊपर बारिश होती है तब घास उगती है, उसी तरीके से डिसीज उग जाते हैं। अब कौन सी घास है वो वाइटल फोर्स आपको सिम्टम देगा, उसी के मुताबिक आपको दवाई देनी है। वाह, थैंक यू। घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। थैंक यू, वेरी नाइस। मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड। कॉज ऑफ द माइंड, कॉज इज मायाजम। हाँ म्याजम, हाँ माइंड इज म्याजम, सोरा साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। और वहां पे जो मेयाजम है, वो मेयाजम सेंसिटिव होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। वो माइंड से भी सेंसिटिव होता है, थॉट से भी सेंसिटिव होता है, इमोशन से भी सेंसिटिव होता है। इवन हम क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, इन सब से मायाजम सेंसिटिव होता है। और इससे भी डीपर लेवल के ऊपर जाएं तो हम किससे मिलते हैं, उसकी कैसी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर होता है, उससे भी मायाजम सेंसिटिव होता है। और इसीलिए भारत है वो संतों का, महंतों का, पीरों फकीरों का देश है, जहां पे आशीर्वाद का बहुत महत्व है, दुआओं का बहुत महत्व है। और आशीर्वाद और दुआएं जब कोई हमारे लिए पॉजिटिव वे से अच्छी बातें भी करता है। एक प्रयोग किया गया था कि एक पेड़ के पास जाके उसको दररोज बोला गया कि तुम घटिया हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम्हारी वजह से तकलीफ है। तो वो पेड़ कुछ दिनों के बाद सूख गया, भले ही उसको अच्छी खाद दी गई और भले ही उसको अच्छा पानी दिया गया। लेकिन जिस पेड़ के पास जाके बोला गया कि तुम बहुत यूजफुल हो, तुम अच्छे हो, तुमसे हमें अच्छा हो रहा है, तुम जल्दी आगे बढ़ो, जुग जुग जियो, तो वो पेड़ का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। तो उसी तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए लोगों, उन लोगों की भावनाएं, उन लोगों के थॉट और उन लोगों की एनर्जी भी हमारे मियाजम को सेंसिटिव या डिसेंसिटिव करती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ दुआओं का, आशीर्वाद का बहुत प्रचलन रहा है, और इसीलिए कहते हैं कि किसी की बद्दुआ नहीं लेते, क्योंकि वो आपका मायाजम सेंसिटिव कर देती है। थैंक यू, थैंक यू। हमारा एक रिसर्च है, हमारे अपने घर में कम से कम 50, 60, 70 पेड़ लगाए हुए हैं, छोटा से लेके बड़ा, अमरूद से लेके नारियल। और मेरा काम है प्रतिदिन 1 घंटा समय देते हैं, उसको पानी देते हैं, स्नान करने के बाद उसको प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, हमारे ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, आज तक धोखा नहीं खाए हैं, समझे ना, स्वस्थ हुआ है। सभी बाल बच्चा भी हर तरह का अपना क्षेत्र में है। तो हम तो कहते हैं कि जैसा सोचेगा मन वैसा बनेगा तन। सोच भी बहुत जरूरी है, और संगत से गुण होत है, संगत से गुण का, यह तो है, निश्चित है। और होम्योपैथिक का यह बहुत बड़ा होम्योपैथिक का देन है कि होम्योपैथिक साइंस, हम तो कहते हैं होम्योपैथिक साइंस से बढ़ के कोई पैथिक साइंस नहीं है, फर्स्ट ग्रेड ऑफ साइंस। 1982 से हम अंग्रेजी दवाई नहीं खाए, स्वस्थ है, 66 वर्ष का उम्र है, मेरे बाल बच्चा स्वस्थ है। तो सब तरह का यह थिंकिंग जो है बहुत बड़ा ठीक है, थिंकिंग ऑलवेज पॉजिटिव। हम है, हमारे निरोग है, सर्वशक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है, सलमान है भगवान। अब बस ग्रेटिट्यूड मायाजम को डिसेंसिटाइज करता है,
और भूख मायाजम को सेंसिटाइज करती है। इसीलिए हमें ईश्वर का आभारी रहना है, लोगों का आभारी रहना है। हम इवन स्टूडेंट्स के भी आभारी हैं कि वो हमें सुनते हैं। तो जितना हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होगा, हमारा मायाजम कम सेंसिटाइज्ड होगा। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने के अंदर लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना घटती जा रही है और असंतोष बढ़ता जा रहा है। उसी के कारण मायाजम सेंसिटाइज होता है और लोग एक नहीं तो दूसरी पैथोलॉजी से बीमार होते रहते हैं। एकदम वही है ही। सुनो का तो मनुष्य रोगा जिनसे दुख तो वही का होगा। क्रोध कितनी आती जा रहा, कामुक व्यक्ति को बात का बीमारी होता है, लोभी व्यक्ति को कम होता है, क्रोधी व्यक्ति को गम होता है। इवन हम लेक्चर चालू है, 5 मिनट में करिए। व्यक्ति को, इससे वाले व्यक्ति को एथलेटिक ड्रेज होता है। तो वेरी वेरी थैंक्स। घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक। थैंक यू सर, थैंक यू। इवन होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी असंतोष रहता है कि हमें क्यों होम्योपैथी में एडमिशन मिला, हमें कम परसेंटेज आए, हमें कम मार्क्स आए। इवन उसके बाद भी हमारे पास कम पेशेंट आ रहे हैं। इवन जो टीचर्स होते हैं, जो लेक्चर लेते हैं, उनको भी असंतोष रहता है कि हमारे पास कम स्टूडेंट क्यों आ रहे हैं, कम लोग क्यों जुड़ रहे हैं। हमें बहुत ग्राउंड जीरो से काम करना है कि कोई नहीं जुड़ रहा है तो हम दीवार को भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे। कोई मरीज नहीं आ रहा है तो हम मरीज के पास जाएंगे, लेकिन उनको होम्योपैथी दवाई देंगे। तब जाके घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी होगा और तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, डिसीज फ्री रहेंगे। 1987 से HMI का प्रोग्राम रोड पर लेके घूमते हैं, डंडा लेके, हनुमान जयंती के दिन जो होम्योपैथिक के बुलंद करते हैं। तो हमारा कहना सभी से यही है कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करने से होगा, नारे लगाने से, बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें ग्राउंड पे आके काम करना पड़ेगा। और फिर से हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं आपके प्रति, पूरे प्लेटफॉर्म के प्रति, सब सुनने वालों के प्रति, ट्रीटमेंट लेने वालों के प्रति, और सुन के जो ट्रीटमेंट देंगे उन पेशेंट के प्रति भी, कि हमारे भगवान ने प्रभु कृपा से हमें जो दिया उस 1 घंटे से किसी का भी अच्छा हो रहा है तो हमारे ऊपर ये प्रभु कृपा है, हमें प्रभु ने निमित्त बनाया है इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, IFPH के इस मंच पे आने के लिए और इतना अच्छा जानकारी हम लोग को बताने के लिए। हर घर होम्योपैथिक और हर घर होम्योपैथिक जो ये आपका प्रोग्राम है वो हम लोग को बहुत अच्छा सीख दे रहा है। ऐसे ही आगे हम लोग को बढ़ाते रहे, मतलब सिखाते रहिए। हम युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि हम चीजों को जाने और कैसे ट्रीट करना है, इस सारी चीजों को आपके बनाए हुए रास्तों पे चले और समझे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा, अब हम बता रहे हैं कि अब अभी जो हमारे फीवर पर दिया गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट डिजीज का सिम्टम, Please unmute, sir. Please unmute. Please unmute. Ramesh, sir. You're muted. Please unmute. Please unmute. Please unmute. You're muted. हाँ, यस यस, हम बता रहे थे कि आज फीवर पर हमारे मकानी जी बताए, बहुत अच्छा बताए, इनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट डिजीज का नेचर होता है सडन अटैक द सिम्टम विदाउट मेडिसिन एक्सपेल द सिम्टम। अब इसमें 2 चीज छोड़ेगा, चाहे रोगी को मार देगा, चाहे रोगी को छोड़ देगा। यदि दवाई अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक साइंस, यदि हम सुटेबल होगा तो रोगी को मारने रोगी को यूज करेगा। तो यह एक्यूट का नेचर है। क्रोनिक का नेचर है जो कि बिना दवाई का और बिना म्याज का इलाज नहीं हो सकता। म्याजमेटिक ट्रीटमेंट उसमें जरूरी है। साइकोटिक एंसिप्लिटिक हमारे प्रोग्राम 72 में भी बताया साहब। इसलिए क्रोनिक डिजीज का ट्रीटमेंट जो है म्याजमेटिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। वेरी वेरी थैंक्स।